हर कोई सफल होना चाहता है, लेकिन क्या दूसरों को सफल बनाता है और दूसरों को असफल? सबसे पहले, सफलता को क्या परिभाषित करता है? जबकि दूसरों को लग सकता है कि उन्होंने वित्तीय सफलता पा ली है, वे पा सकते हैं कि वे जीवन के अन्य क्षेत्रों जैसे कि उनके रिश्तों या व्यक्तिगत प्रभावशीलता को विकसित करने में खाली है। 200 साल के साहित्य का अध्ययन करने के बाद कोवे ने पाया कि पिछले कुछ सालों में सफलता की अवधारणा में काफी बदलाव आया है। जहां 1920 से पहले सफलता चरित्र नैतिकता जैसे ईमानदारी, विनम्रता और साहस पर आधारित थी, वहीं अब सफलता व्यक्तित्व नैतिकता जैसे सार्वजनिक छवि, दृष्टिकोण और व्यक्तित्व पर आधारित है। सच्ची सफलता पाने और सच्चा बदलाव देखने के लिए आप शॉर्टकट नहीं अपना पाएंगे। इसके बजाय आपको अंतर्निहित स्थितियों को संबोधित करने और खुद को प्रतिमान बदलाव से गुजरने की अनुमति देने, खुद को मौलिक रूप से बदलने और अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतों को अपनाने की आवश्यकता होगी। सिद्धांत और प्रतिमान। अत्यधिक प्रभावी लोगों की 7 आदतें अंदर की ओर देखने और अंदर से बाहर की ओर शुरू करने से शुरू होती है। एक समाज के रूप में हम सोशल मीडिया पर ऐसे जीवन बनाने का प्रयास करते हैं जिसका उद्देश्य खुशी और पूर्णता को दर्शाना है, और ये देखते हुए कि सोशल मीडिया किसी व्यक्ति के जीवन का एकमात्र हाईलाइट रील है, हम अपने आप को आंतरिक रूप से संघर्ष करते हुए बाहरी रूप से बदलते हुए पा सकते हैं। स्टीफन कोवे अपने पाठकों से ये सोचने के लिए कहते हैं कि वे जीवन में सबसे अधिक क्या महत्व देते हैं, और कल्पना करें कि अगर कल सब कुछ छीन लिया जाए तो आप सबसे अधिक क्या चाहेंगे? क्या सोशल मीडिया फॉलोअर्स उस सूची में होंगे? शायद नहीं। तो इन मूल्यों की पहचान कैसे आपके जीवन को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है? खुद को अंदर से बाहर तक बेहतर बनाकर। इससे पहले कि आप अपना जीवन बदल सकें, आपको अपने अंदर गहराई से खुदाई करने और अपनी मौलिक आदतों और विश्वास प्रणालियों की पहचान करने पर काम करना चाहिए। ये सिद्धांत आपके चरित्र के मूल में है और आपको अपने लक्ष्यों की ओर मार्गदर्शन करने के लिए एक कंपास के रूप में काम करते हैं। शायद आपके सिद्धांत निष्पक्षता, ईमानदारी और अखंडता जैसी अवधारणाएं हैं। ये लोकप्रिय सिद्धांत हैं जो हमारे कार्यों का मार्गदर्शन करते हैं और सफलता की ओर ले जाते हैं। हालांकि स्वार्थ और छल जैसे सिद्धांत विफलता का कारण बन सकते हैं। सिद्धांत प्रकृति के नियम हैं और आप जो बोते हैं वही काटते हैं। इसलिए अपने मूल सिद्धांतों पर विचार करना और ये निर्धारित करना महत्वपूर्ण है कि आपका चरित्र मार्गदर्शक प्रकृति के साथ काम कर रहा है या उसके खिलाफ। अपने मार्ग को निर्देशित करने के लिए किसी शहर के नक्शे का अनुसरण करने के समान, हम जीवन में अपना मार्गदर्शन करने के लिए अपने प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं। एक प्रतिमान हमारे आसपास की दुनिया को देखने के लिए एक व्यक्तिपरक आधार है। दुनिया के बारे में हम जो कुछ भी समझते हैं वह हमारे प्रतिमानों द्वारा निर्मित होता है। उदाहरण के लिए, एक नकारात्मक प्रतिमान वाला व्यक्ति अपने दिन के दौरान बारिश के दिन को उदास और असुविधाजनक मानेगा, लेकिन एक सकारात्मक प्रतिमान वाला व्यक्ति बारिश के दिन को विकास के अवसर के रूप में देखेगा और प्रकृति को जीवित रहने के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करेगा। स्थायी परिवर्तन करने की कोशिश करते समय अपने प्रतिमान को बदलना जरूरी है। एक बार जब हम अपने प्रतिमान बदल लेते हैं तो हम अपने चरित्र, अपनी आदतों और अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। चरित्र में ये बदलाव ही है कि अपने खुद के प्रतिमान को पहचानना और उन पर नजर रखना जरूरी है, ताकि आप पता लगा सकें कि कौन से प्रतिमान आपको अपने लक्ष्यों तक पहुंचने से रोक रहे हैं। लेखक स्टीफन कोवे ने एक सुबह न्यूयॉर्क शहर के सबवे में एक प्रतिमान बदलाव का अनुभव किया। एक शांतिपूर्ण दृश्य जहां ज्यादातर लोग या तो पढ़ रहे थे या अपनी आंखें आराम कर रहे थे। अचानक एक आदमी अपने उपद्रवी बच्चों के साथ घुस आया और तुरंत शांति और स्थिरता को भंग कर दिया। इससे परेशान होकर कोवे ने उस आदमी से पूछा कि क्या वह अपने बच्चों को नियंत्रित कर सकता है। थका हुआ और हताश आदमी ने जवाब दिया कि उसे कुछ करना चाहिए, लेकिन उनकी माँ का 1 घंटे पहले ही निधन हो गया था और वे सभी सदमे में थे। कोवे का प्रतिमान जल्दी ही चिढ़ और नाराजगी से बदलकर करुणा और मदद की इच्छा वाला हो गया। तो आप देखिए, प्रतिमान परिवर्तन किसी स्थिति के बारे में आपके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं, और जबकि सभी परिवर्तन उतने तत्काल नहीं होंगे जितने कोवे ने उस सुबह मेट्रो में अनुभव किए थे।
वे प्रत्येक आपके जीवन में एक शक्तिशाली परिवर्तन ला सकते हैं। इसलिए सोशल मीडिया के विपरीत, जहां आप अपनी कमियों और खामियों को छिपाने का प्रयास कर सकते हैं, यह पुस्तक आपको उन गुणों को पहचानने में मदद करेगी। एक बार जब आप जीवन में अपनी सबसे बड़ी समस्याओं को पहचान लेंगे, तो आप अपनी समस्याओं को विभिन्न कोणों से देख पाएंगे और उनकी कमजोरियों को ढूंढ पाएंगे। अंदर से बाहर की ओर काम करके और अपनी आदतों को बदलकर आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। सक्रिय रहें। कल्पना कीजिए कि जीवन सिर्फ खाली पन्नों वाली एक किताब है। अगर आपको अपनी कहानी लिखने का मौका मिले, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे? अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए, तो किताब में क्या होगा? क्या किताब में ऐसे व्यक्ति की कहानियाँ होंगी जिसने कुछ हासिल नहीं किया क्योंकि आप अपने परिवेश के शिकार थे? या क्या किताब में ऐसे व्यक्ति की कहानियाँ होंगी जिसने अपने भौतिक परिवेश के बावजूद कार्रवाई की? यहाँ हमारा पहला सिद्धांत है, स्वामित्व का सिद्धांत। हम अपने जीवन पर नियंत्रण रख सकते हैं। अपने जीवन की स्थिति के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना बहुत आसान है, लेकिन ये व्यर्थ हो जाता है। ये मेरी गलती नहीं है और जो हुआ उस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था, ऐसे सामान्य वाक्यांश है जो हम तब कहते हैं जब हम खुद को मुश्किल परिस्थितियों में पाते हैं। लेकिन जब हम अपने जीवन की जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, तो हम एक नया सिद्धांत अपनाते हैं और हमारी दुनिया बदलने लगती है। स्वामित्व का सिद्धांत हमें ये स्वीकार करने के लिए मजबूर करता है कि हमने खुद को जाने दिया, लेकिन ये हमें अपने जीवन में सफलताओं की जिम्मेदारी लेने के लिए भी मजबूर करता है। इस प्रतिमान बदलाव से पहली आदत शुरू होती है। जो लोग सक्रिय होते हैं वे कार्रवाई करते हैं। वे अपने जीवन में प्रतिक्रिया क्षमता लेते हैं और स्वामित्व ग्रहण करते हैं। उदाहरण के लिए, सक्रिय लोग स्वस्थ जीवन शैली में बदलाव करने के लिए निदान की प्रतीक्षा नहीं करते हैं। वे अपने बॉस के निर्देश का इंतजार नहीं करते हैं। इसके बजाय वे समस्याओं की पहचान करते हैं और समाधान निकालते हैं। वे अपने जीवन में लोगों की सक्रिय रूप से सुनते हैं और प्रभावी ढंग से संवाद शुरू करने के लिए झगड़े का इंतजार नहीं करते हैं। सक्रिय लोगों और प्रतिक्रियाशील लोगों के बीच अंतर को पहचानने में आपकी मदद करने के लिए चिंता के एक चक्र की कल्पना करें। ये चक्र उन सभी चीजों को दर्शाता है जिनके बारे में आप चिंता करते हैं। हो सकता है कि आप बिल का भुगतान करने या देश भर में उड़ान भरने के बारे में चिंतित हों। चिंता के चक्र के अंदर प्रभाव का चक्र है, जो उन सभी चीजों को दर्शाता है जिनके बारे में आप कुछ कर सकते हैं। प्रतिक्रियाशील लोग चिंता के चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि सक्रिय लोग प्रभाव के चक्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सक्रिय लोग उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करके जिन्हें वे बदल सकते हैं, अपनी चिंता के घेरे को छोटा कर लेते हैं। स्वामित्व लेना शुरू करने का एक तरीका भाषा के माध्यम से है। सक्रिय लोग मैं करूँगा, मैं कर सकता हूँ और मुझे पसंद है जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, जबकि प्रतिक्रियाशील लोग मैं नहीं कर सकता, मुझे करना होगा और काश। प्रतिक्रियाशील लोग मानते हैं कि वे अपने कार्यों और शब्दों के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, इसलिए वो मुझे बहुत गुस्सा दिलाता है जैसी बातें कहने के बजाय अपना ध्यान मैं अपनी भावनाओं को नियंत्रित करता हूँ पर केंद्रित करें और प्रतिक्रियाशीलता को सक्रियता में बदलना शुरू करें। एक बार जब आपको एहसास हो जाता है कि आपके पास लिखने के लिए एक खाली किताब है, तो आप उसमें वो सब कुछ भरना शुरू कर सकते हैं जो आप कहना चाहते हैं। अपनी समस्याओं के लिए बाहरी स्रोतों को दोष देने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान केंद्रित करें और अपने जीवन में समस्याओं पर प्रतिक्रिया करने के तरीके को बदलना शुरू करें। जिम्मेदारी लें, स्वामित्व लें और अपने पन्नों को किसी ऐसे व्यक्ति की कहानियों से भरना शुरू करें जिसने कार्रवाई की। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। कल्पना कीजिए कि आप एक घर को बिल्कुल नए सिरे से बना रहे हैं। आप इस प्रक्रिया को कैसे शुरू करेंगे? आप सबसे पहले कल्पना करेंगे कि आप घर को कैसा देखना चाहते हैं, है ना? आप घर का लेआउट तय करते हैं और फिर हर विवरण का पता लगाते हैं। निर्माण कार्यकर्ता फिर निर्माण शुरू करने के लिए ब्लूप्रिंट का पालन करेंगे। इस ब्लूप्रिंट के बिना क्या गलतियां हो सकती हैं? शायद वे सीढ़ियों जैसे किसी महत्वपूर्ण तत्व को भूल जाते हैं। अब अपने जीवन को एक ब्लूप्रिंट के रूप में कल्पना करें। आपका अंतिम लक्ष्य क्या है? आप क्या हासिल करना चाहते हैं? किसी भी परियोजना की सफलता के लिए योजना बनाना आवश्यक है, जिसमें आपका जीवन भी शामिल है।
यहीं पर दिशा का सिद्धांत काम आता है। अंत को ध्यान में रखकर शुरुआत करने के लिए आपको दिशा की आवश्यकता होती है। घर बनाने की तरह ही सफलता के लिए भी दिशा की आवश्यकता होती है। प्रभावी लोग सिर्फ कड़ी मेहनत करके सफलता की उम्मीद नहीं करते, बल्कि उन्हें जीवन में दिशा का एहसास होता है। लेकिन आप उस दिशा को कैसे पा सकते हैं? ठीक है, आप कल्पना करके शुरुआत कर सकते हैं कि 30 दिन बाद आपके मित्र और परिवार आपके अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। आप चाहते हैं कि वे लोग आपके बारे में क्या कहें? वे आपके जीवन जीने के तरीके के बारे में क्या कह रहे हैं? ये निर्धारित करके कि आप अपने मित्रों और परिवार से अपने बारे में क्या कहना चाहते हैं, आपको ये समझने में मदद मिलती है कि आपका जीवन किस पर केंद्रित है। शायद आप परिवार केंद्रित, धन केंद्रित, काम केंद्रित या यहाँ तक कि आत्म केंद्रित हों। जीवन के अंत की कल्पना करके आप ये निर्धारित कर सकते हैं कि आप कैसे जीना चाहते हैं। इन सवालों के जवाब देते समय आप अपना व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, जो आदत 2 को लागू करने की दिशा में पहला कदम है। आपका मिशन स्टेटमेंट एक कंपास के रूप में काम करने और आपको अपनी व्यक्तिगत सफलता और खुशी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मार्गदर्शन करने के लिए है। हालांकि मिशन स्टेटमेंट लिखना कोई ऐसी चीज नहीं है जो रातों रात आ जाती है। इसके लिए समय, धैर्य और गहन आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। ब्लूप्रिंट लिखने के समान आपको संभवतः कई बार फिर से लिखना होगा। अगर आप अपने व्यक्तिगत कथन को अपने जीवन के ब्लूप्रिंट के रूप में कल्पना करते हैं, तो आप उद्देश्य और इरादे के साथ कार्रवाई शुरू कर सकते हैं। जिस तरह घर बनाने में हर ईंट का एक उद्देश्य होता है, उसी तरह आपके कार्यों का भी एक उद्देश्य होना चाहिए, ताकि आप अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। पहली चीजों को प्राथमिकता दें। अब जब आपने अपने मूल्यों और सिद्धांतों को निर्धारित कर लिया है, तो आप उन सिद्धांतों के अनुसार कार्य करना और जीना कैसे शुरू कर सकते हैं? आदत 3 को शामिल करके पहली चीजों को प्राथमिकता दें। आप कितनी बार अपने सप्ताह की योजना बनाते हैं, लेकिन फिर उन चीजों पर समय बर्बाद करते हैं जो महत्वपूर्ण नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि आपके पास कई फोन कॉल, मीटिंग और दैनिक रुकावटों पर कोई नियंत्रण नहीं है, जो आपको अपने वास्तविक लक्ष्यों को पूरा करने से रोकते हैं। शायद आप समय प्रबंधन कौशल को शामिल करने का प्रयास करते हैं, लेकिन पाते हैं कि अधिकांश तकनीकें दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती हैं, प्रभावशीलता पर नहीं। तो आप इसे कैसे बदल सकते हैं? प्राथमिकता देकर और ये सुनिश्चित करके कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य पहले किए जाएं। बाकी सब कुछ एक तरफ रख दें और बाद में उन कार्यों को करें। हालांकि ये आसान लगता है, लेकिन आपको ये निर्धारित करने में कठिनाई हो सकती है कि कौन से कार्य महत्वपूर्ण हैं और कौन से समय की बर्बादी है। सौभाग्य से कोवे के पास ऐसा टूल है जो आपको ये पता लगाने में मदद करेगा। टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स सिर्फ उन कार्यों की सूची बनाने से कहीं ज्यादा प्रभावी है जिन्हें पूरा करने की जरूरत है। अपने कार्यों को तात्कालिकता और महत्व के आधार पर वर्गीकृत करके आप 2x2 मैट्रिक्स बनाते हैं। चतुर्थांश एक उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो अत्यावश्यक और महत्वपूर्ण दोनों हैं। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण चतुर्थांश जैसा लगता है, लेकिन यह उन कार्यों के लिए अधिक है जो हमारे नियंत्रण से बाहर हो जाते हैं, जैसे संकट जिन्हें तुरंत निपटाने की आवश्यकता होती है। समय सीमा संचालित परियोजना या घर में आग लगना, दोनों ही इस चतुर्थांश में फिट हो सकते हैं। चतुर्थांश 2 उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो महत्वपूर्ण है लेकिन जरूरी नहीं है। ये सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थांश है, क्योंकि ये वे कार्य हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन कार्यों में संबंध बनाना या भविष्य की योजना बनाना शामिल है। ये महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं जो रातों रात नहीं होंगे। अपना समय ऐसी कार्रवाई करने में व्यतीत करें जो आपके द्वारा चतुर्थांश 2 में रखे गए कार्यों को आगे बढ़ाने पर केंद्रित हो। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने रिश्तों को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो संगीत या अपने पसंदीदा पॉडकास्ट को सुनने के बजाय कार से घर जाते समय किसी मित्र या परिवार के सदस्य को कॉल करने के लिए समय निकालें। चतुर्थांश 3 उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन जरूरी है। ये कार्य वे हैं जो हमारे दिन को बाधित करते हैं, जैसे फोन कॉल या मीटिंग। यदि आप खुद को चतुर्थांश 3 में कार्यों को प्राथमिकता देते हुए पाते हैं, तो आप उन कार्यों पर प्रतिक्रिया करते हैं।
जो दूसरों की प्राथमिकताओं पर आधारित होते हैं, न कि खुद की। इससे कई परिणाम हो सकते हैं, जैसे अल्पकालिक ध्यान या ऐसा महसूस करना कि आपका जीवन नियंत्रण से बाहर है। चतुर्थांश 4 उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करता है जो न तो महत्वपूर्ण है और न ही जरूरी। इन कार्यों में वे कार्य शामिल हैं जो समय की पूरी बर्बादी करते हैं, जैसे एक दिन में नेटफ्लिक्स की पूरी सीरीज देखना या काम के दौरान बिना सोचे समझे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। ये कार्य पूरी तरह से निर्भरता की जिंदगी की ओर ले जाते हैं और लोगों को नौकरी से निकाल दिए जाने का कारण बनते हैं। तो क्यों चतुर्थांश 2 पर ध्यान केंद्रित करें? जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, ये वे कार्य हैं जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। वे संबंध बनाने, योजना बनाने, व्यायाम करने और तैयारी करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वे सभी चीजें जो आपकी खुशी के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप उन्हें अलग रख देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपके पास उनके लिए समय नहीं है। लेकिन आप उनके लिए समय कैसे निकाल सकते हैं? अन्य गतिविधियों को न कहना सीखकर। उन गतिविधियों को न कहें जो उस समय जरूरी लगती है और प्रभावी ढंग से काम सौंपना सीखें। आप अपने कार्यों को अंदर से बाहर की ओर देखना शुरू करते हैं। आप अपने सिद्धांतों के ठोस आधार से शुरू करते हैं और एक बार समस्याएं आने पर आप उन्हें एक पूरे के टुकड़ों के रूप में देखना शुरू करते हैं, न कि एक पूरे के रूप में। उदाहरण के लिए, शॉपिंग सेंटर प्रबंधकों के साथ काम करते समय कोवे ने महसूस किया कि जबकि प्रबंधक जानते थे कि स्टोर मालिकों के साथ संबंध बनाना महत्वपूर्ण था और इसका सकारात्मक प्रभाव होगा, उन्होंने ऐसा करने में अपना 5% से भी कम समय बिताया। इसके बजाय प्रबंधकों ने अपना अधिकांश समय चतुर्थांश 1 के कार्यों जैसे फोन कॉल और ईमेल का जवाब देने, बैठकों में भाग लेने और रिपोर्ट लिखने में बिताया। बदलाव को लागू करने की इच्छा से प्रबंधकों ने अपना 1/3 समय स्टोर मालिकों के साथ संबंध बनाने में लगाया और इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। प्रबंधकों ने संतुष्टि और लीज राजस्व में वृद्धि देखी। प्रबंधकों ने चतुर्थांश 2 को प्राथमिकता दी और चतुर्थांश 1 को पहेली के केवल टुकड़ों के रूप में अपनी धारणाओं में बदल दिया और उन कार्यों को करने से मना कर दिया जो महत्वपूर्ण नहीं थे। यदि आप आदत 3 को लागू करना शुरू करना चाहते हैं, तो शुरू करने का सबसे अच्छा तरीका है अपना खुद का मैट्रिक्स बनाना और चतुर्थांश 2 में उन कार्यों की पहचान करना जिन्हें आप अनदेखा कर रहे हैं। लिखित रूप में चतुर्थांश 2 पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हों और अपने कार्यों को प्राथमिकता देना शुरू करें। जीत की सोच। जीवन एक कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया है। ये भयंकर, निर्दयी प्रतिस्पर्धा के बारे में है और अगर आपको जो चाहिए उसे पाने के लिए झूठ बोलना और धोखा देना पड़े, तो ऐसा ही करें। क्या आप ऐसा मानते हैं? क्या जीवन वास्तव में एक कुत्ते खाओ कुत्ते की दुनिया है? अगर आपको झूठ बोलना और धोखा देना पड़ रहा है, तो क्या आप ईमानदारी और निष्ठा के अपने सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जा रहे हैं? दुर्भाग्य से ये एक ऐसी मानसिकता है जो आज के समाज में बहुत से लोगों के पास है। उनका मानना है कि जीतने के लिए आपको हारना होगा। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि जीवन ऐसा नहीं होना चाहिए? इसके बजाय जीवन को एक प्रतिस्पर्धा नहीं होना चाहिए। दोनों पक्ष जीत सकते हैं। जीत जीत की मानसिकता बनाकर आप सफल, अन्योन्याश्रित संबंध स्थापित करना शुरू कर सकते हैं। जीत जीत की मानसिकता अपनाने का मतलब मानवीय संपर्क के अपने प्रतिमान को बदलना हो सकता है। वास्तव में कोवे ने 6 प्रतिमान बताए हैं। पहला तरीका जीत जीत वाला है, जिसमें दोनों पक्ष जीतते हैं। समस्याओं का समाधान एक ऐसा पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान तैयार करके किया जाता है जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करता है। दूसरा है जीत हार का प्रतिमान, जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर मैं जीतता हूँ तो तुम हारते हो। जीत हार वाले लोग अपनी शक्ति, पद और साख का इस्तेमाल दूसरों को प्रभावित करने के लिए करते हैं ताकि वे जो चाहते हैं उसे प्राप्त कर सकें। तीसरा है हार जीत का प्रतिमान, जिसमें लोग सोचते हैं कि अगर मैं हार गया तो तुम जीतोगे। हार जीत वाले लोग अपने आसपास के लोगों को खुश करने और लोकप्रियता और स्वीकृति पाने का लक्ष्य रखते हैं। चौथा है हार हार प्रतिमान, जिसमें दोनों लोग हारते हैं। जब भी 2 जीत हार वाले लोग या 2 दृढ़ निश्चय, जिद्दी और अहंकार से प्रेरित लोग एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो इसका अंत हमेशा हार हार वाली स्थिति में होता है। 5वां है जीत का प्रतिमान,
जिसमें लोग इस बात की परवाह नहीं करते कि दूसरे पक्ष के लिए परिणाम क्या होगा, जब तक वे जीतते हैं। अंतिम प्रतिमान जीत जीत या कोई सौदा नहीं वाली मानसिकता है, जिसमें लोगों का मानना है कि यदि पारस्परिक रूप से लाभकारी समझौता नहीं किया जा सकता है तो कोई सौदा नहीं किया जाएगा। समाधान खोजने की कोशिश करते समय सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आप अपने सिद्धांतों के अनुरूप समाधान खोजने के प्रति सचेत रहें। यह बहुतायत के सिद्धांत का एक उदाहरण है। बहुतायत का सिद्धांत एक बहुतायत मानसिकता को अपनाता है, जिसका अर्थ है कि आप मानते हैं कि सभी के लिए पर्याप्त से अधिक है। जिन लोगों में बहुतायत मानसिकता नहीं होती है, उनके पास कमी मानसिकता होती है और वे मानते हैं कि यदि आप जीतते हैं तो दूसरे व्यक्ति को हारना ही होगा। दूसरे शब्दों में, उनके पास ये शहर हम दोनों के लिए पर्याप्त नहीं है मानसिकता होती है। अगर आप जीत जीत की सोच रखते हैं तो आप अंततः खुद को सकारात्मक संबंध बनाते हुए पाएंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे एक को नष्ट करने के बजाय दोनों पक्षों को मजबूत करेंगे। इस मानसिकता को लागू करने के बारे में सोचना शुरू करने के लिए एक अच्छा अभ्यास ये है कि आप अपने पास मौजूद ऐसे रिश्ते की पहचान करें जो जीत जीत समाधान से लाभान्वित हो सकते हैं। अब खुद को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर रखें और उन समाधानों को लिखें जिन्हें दूसरा व्यक्ति जीत मानता है। अब लिखें कि आप क्या जीत मानते हैं। कोशिश करें और ऐसा समाधान निकालें जिसमें जीत शामिल हो और जो दोनों पक्षों को परस्पर लाभ पहुंचाए। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। कल्पना कीजिए कि आप ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाते हैं और डॉक्टर को बताते हैं कि आपको दूर के संकेतों को देखने में परेशानी हो रही है। फिर ऑप्टोमेट्रिस्ट अपना चश्मा उतारकर आपको देते हुए कहता है, ये मेरे लिए सालों से कारगर रहे हैं, इन्हें पहनकर देखिए, ये आपके लिए कारगर होने चाहिए। कोई सवाल नहीं पूछा जाता, कोई परीक्षण नहीं किया जाता। डॉक्टर बस एक सरल उपाय बताता है जो संभवतः काम नहीं करेगा। आप उस डॉक्टर के पास दोबारा नहीं जाएंगे। आप उस पर भरोसा नहीं कर सकते। अब अपने बारे में सोचिए कि आप जीवन में किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। तलाक, किसी प्रियजन की मृत्यु, नौकरी छूट जाना। आप किससे सलाह लेते हैं? कोई ऐसा व्यक्ति जो कभी आपकी जगह पर न रहा हो और संभवतः ये न समझ सके कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी परिस्थिति को समझता हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो समझता हो। आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो आपकी बात सुनते हैं और आप उनकी सलाह का सम्मान करते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो या दोस्त। आप उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो समझते हैं कि आप किस दौर से गुजर रहे हैं, और समझने की कुंजी सुनना है। अगर डॉक्टर आपकी बात सुनता तो वह आपकी समस्याओं को हल करने के लिए आपको सिर्फ एक चश्मा देने के बजाय आपकी मदद करने के बारे में बेहतर जानता। सुनने की बात करें तो सुनने का सबसे प्रभावी तरीका जोरदार सुनना है, जिसे हासिल करने के लिए एक प्रतिमान बदलाव की आवश्यकता होती है। आप देखिए, हम आमतौर पर पहले समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि हम समझे जाने की कोशिश करते हैं। किसी भी समय एक व्यक्ति या तो बोल रहा होता है या बोलने की तैयारी कर रहा होता है, बजाय समझने की तैयारी करने के। संचार के विशेषज्ञों के अनुसार हमारे संचार का केवल 10% शब्दों द्वारा दर्शाया जाता है, 30% ध्वनियों द्वारा दर्शाया जाता है और 60% हमारी शारीरिक भाषा द्वारा दर्शाया जाता है। यदि हम अपनी सामान्य प्रतिक्रियाओं को जोरदार सुनने से बदल दें, तो आप देखेंगे कि दूसरे व्यक्ति को सही मायने में समझने के लिए आपको शब्दों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बजाय आपको बोले गए शब्दों के पीछे की भावना और अर्थ के माध्यम से बातचीत का निरीक्षण करना चाहिए। शब्दों को हटा देने पर कौन सी भावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? हालांकि इस कौशल को सीखने में समय और अभ्यास लगता है, लेकिन जोर देकर सुनना सीखना निश्चित रूप से असंभव नहीं है। एक बार जब आप समझने की कोशिश करने के कौशल में महारत हासिल कर लेते हैं, तो आप समझे जाने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। जब हम दूसरे व्यक्ति को वास्तव में समझते हैं, तो हम अपने विचारों को पर्याप्त रूप से संवाद कर सकते हैं और इस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के बजाय विश्वसनीयता और विश्वास का निर्माण हो। तालमेल बिठाना। हर कोई अलग है ना? अगर हम सब एक जैसा सोचते और एक दूसरे से कुछ नहीं सीख पाते तो दुनिया बहुत उबाऊ जगह होती। वास्तव में हमें एक दूसरे की जरूरत है। पिछले अध्याय में
हमने प्रभावी संचार के लिए एक दूसरे को समझने और सुनने पर चर्चा की। अब हम टीम निष्पादन के सिद्धांत के माध्यम से एक दूसरे के साथ काम करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। ये सिद्धांत कि हमें एक दूसरे की जरूरत है और उत्पादक बातचीत के लिए स्वतंत्रता और परस्पर निर्भरता दोनों आवश्यक है। दूसरे के दृष्टिकोण के अंतर को समझकर और उसका मूल्यांकन करके आप तालमेल के लिए अवसर पैदा करते हैं। तालमेल एक अवधारणा है कि प्रत्येक व्यक्ति का संयुक्त मूल्य उससे अधिक होगा यदि प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र रहे। दूसरे शब्दों में, दो सिर एक से बेहतर है। जबकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग सोचता है, प्रत्येक व्यक्ति कुछ ऐसा प्रदान करता है जो अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकता है। तालमेल आपको अनंत संभावनाओं के साथ नए अवसरों के लिए खुद को खोलने की अनुमति देता है। तालमेल आपको एक दूसरे के मतभेदों को सुनने और ये निर्धारित करने की अनुमति देता है कि साझा चुनौती से निपटने के लिए एक साथ कैसे आना है। तो आप अपनी टीम के साथ तालमेल कैसे बिठा सकते हैं? आदत 4 और 5 से शुरुआत करें और अपने आसपास के लोगों को सही मायने में समझने की कोशिश करते हुए जीत-जीत की स्थितियों के बारे में सोचें। प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग दृष्टिकोण और राय को महत्व देकर आप खुद से भी बड़ी कोई चीज बनाना शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक बेहतरीन फिल्म एक व्यक्ति द्वारा नहीं बनाई जाती है। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स या स्टार वार्स जैसी फिल्मों को देखें। रचनाकारों, डिजाइनरों, लेखकों और अन्य लोगों की टीम के बिना फिल्में कभी भी वैसी नहीं बन सकती जैसी वे हैं। प्रत्येक टीम के सदस्य की अपनी ताकत होती है जिसे वे टेबल पर लाते हैं, जिससे पूरे प्रोजेक्ट को फायदा होता है। लोगों के बीच मानसिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक अंतर को महत्व देकर आप तालमेल बिठाना शुरू कर सकते हैं और अपने दम पर जितना बड़ा बना सकते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़ा बना सकते हैं। इन अंतरों को महत्व देना शुरू करने में समय और धैर्य लगता है, खासकर तब जब आपके जीवन में ऐसे लोग हों जिनके साथ आप नहीं मिलते। लेकिन आप क्यों नहीं मिलते? हो सकता है कि आप उस व्यक्ति से अलग सोचते हों, तो आप इन अंतरों के प्रति खुद को कैसे खोल सकते हैं? उन लोगों की सूची बनाकर शुरू करें जिनके साथ आप नहीं मिलते। सिर्फ एक व्यक्ति चुनें और निर्धारित करें कि उनके विचार आपसे किस तरह अलग हैं। आप अपने और उनके नजरिए के बीच तालमेल कैसे पा सकते हैं? आप उनके अंतरों के बारे में ज्यादा खुले विचारों वाले और आश्वस्त कैसे हो सकते हैं? आरी को तेज करना। शेफ हर दिन अपने चाकू का इस्तेमाल करते हैं। वे लगातार काटते और काटते रहते हैं, जिससे उनका चाकू सुस्त हो जाता है। क्या वे चाकू को फेंक देते हैं और नया खरीद लेते हैं? नहीं, वे उसे तेज करते हैं। शेफ के चाकू की तरह हमें भी खुद को तेज करना होता है। हमें शारीरिक, आध्यात्मिक, मानसिक और सामाजिक रूप से खुद के लिए समय निकालना चाहिए। इन 4 क्षेत्रों में अपनी आरी को तेज करके आप स्थायी प्रभावशीलता के परिणाम देख सकते हैं। शारीरिक रूप से खुद को तरोताजा करने का मतलब है अच्छा खाना, पर्याप्त आराम करना और लचीलापन, सहन शक्ति और ताकत बढ़ाने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करना। शारीरिक रूप से सक्रिय रहने से सक्रियता की आदत को बढ़ाने में मदद मिलती है। आपको अपनी फिटनेस के प्रति सक्रिय होना चाहिए, न कि उन ताकतों पर प्रतिक्रिया करना चाहिए जो आपको व्यायाम करने से रोकती है। अपने आध्यात्मिक आयाम पर ध्यान केंद्रित करने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी खास धर्म को अपना लें, बल्कि इसका मतलब है कि आपको अपने जीवन की जांच करनी चाहिए और अपने कार्यों के प्रति सचेत रहना चाहिए। अपने आध्यात्मिक स्व को नवीनीकृत करने के लक्ष्य में ध्यान लगाना, प्रार्थना करना या प्रकृति से जुड़ना शामिल हो सकता है। आध्यात्मिक आयाम आपको आदत 2 का अभ्यास करने में मदद कर सकता है, क्योंकि आप लगातार अपने सिद्धांतों और मूल मूल्यों को संशोधित करते हैं। मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए आप अच्छी किताबें पढ़ सकते हैं, अपने विचारों और अंतर्दृष्टि का एक जर्नल रख सकते हैं और टेलीविजन कार्यक्रमों को केवल उन्हीं तक सीमित रख सकते हैं जो आपके जीवन और दिमाग को समृद्ध करते हैं। आप एक नई भाषा भी सीख सकते हैं या कुछ नया सीखने के लिए पाठ्यक्रम ले सकते हैं। मानसिक रूप से खुद को समृद्ध करने के कई तरीके हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने से आपको आदत 3 का अभ्यास करने में मदद मिलेगी, क्योंकि आप अपने समय और संसाधनों को अधिकतम करने के लिए अपने समय प्रबंधन कौशल का उपयोग करेंगे। अंत में अपने सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करना महत्वपूर्ण है।
सार्थक संबंध विकसित करने के लिए सामाजिक रूप से खुद को नवीनीकृत करने का मतलब है कि आपको दूसरों को समझने की कोशिश करनी चाहिए, दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने वाली सार्थक परियोजनाओं में योगदान देना चाहिए, एक बहुतायत मानसिकता बनाए रखना चाहिए और दूसरों को उनकी सफलता हासिल करने में मदद करनी चाहिए। अपने सामाजिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर काम करके आप जीत जीत की मानसिकता अपनाकर दूसरों को समझने की कोशिश करके और तालमेल के माध्यम से पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान ढूंढकर आदत 4, 5 और 6 का अभ्यास कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आप इन 4 आयामों पर कैसे काम कर सकते हैं, तो उन गतिविधियों की सूची बनाकर शुरू करें जो आपको प्रत्येक श्रेणी में खुद को नवीनीकृत करने में मदद करेंगी। प्रत्येक आयाम से एक गतिविधि चुनें और अगले सप्ताह उस गतिविधि को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हों। सप्ताह के अंत में अपने प्रदर्शन का मूल्यांकन करें और सवाल करें कि आपकी सफलता या असफलता का कारण क्या था। एक अत्यधिक प्रभावी व्यक्ति बनने के लिए आपको ये 7 आदतें अपनानी होंगी। सक्रिय रहें, प्रतिक्रिया करना बंद करें और कार्रवाई करना शुरू करें। इसके बजाय नियंत्रण रखें और अपने जीवन की जिम्मेदारी लें। लक्ष्य को ध्यान में रखकर शुरुआत करें। जो भी काम सामने आए उस पर बिना किसी उद्देश्य के काम करना बंद करें। इसके बजाय अपने भविष्य के लिए एक दृष्टिकोण रखें और उस दृष्टिकोण को वास्तविकता बनाने के लिए अपने कार्यों को संरेखित करें। पहली चीजों को प्राथमिकता दें। उन कामों पर अपना समय बर्बाद करना बंद करें जो इस समय जरूरी लगते हैं लेकिन आपके लक्ष्यों से मेल नहीं खाते। इसके बजाय अपने कामों को प्राथमिकता दें और गैर जरूरी महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान दें। जीत जीत की सोच रखें। ये सोचना बंद करें कि आपको जीतना ही है या हारना ही है। इसके बजाय दोनों पक्षों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान निकालें। पहले समझने की कोशिश करें, फिर समझे जाने की। समाधान या प्रतिक्रिया देने के लिए जल्दबाजी न करें। इसके बजाय अपने आसपास के लोगों को समझने के लिए जोरदार तरीके से सुनें, फिर ऐसे विचार व्यक्त करें जो दूसरे की भावनाओं से मेल खाते हों। तालमेल बिठाएं। स्वतंत्र रूप से काम करना बंद करें। इसके बजाय अपने आसपास के लोगों की ताकत का उपयोग करके कुछ ऐसा बनाएं जो आप अकेले कभी नहीं बना सकते थे। आरी को तेज करो। बहुत ज्यादा मेहनत करना बंद करो। इसके बजाय मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक रूप से खुद पर काम करना जारी रखो। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे नए वीडियोस की अपडेट्स प्राप्त करें। धन्यवाद।